स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी में इनको हम पारिस्थितिक स्तूप के नाम से जानते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी में इकोलॉजी में पारिस्थितिकी में उपस्थित पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल्स के पारस्परिक संबंधों को हम आलेख द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। पारिस्थितिकी के ऐसे आलेखों को हम पारिस्थितिक स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध पारिस्थितिक वैज्ञानिक इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन। सन 1927 में उन्होंने सर्वप्रथम इकोलॉजिकल पिरामिड्स पर प्रकाश डाला था। एल्टन ने पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को, स्ट्रक्चर्स को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से पोषण स्तरों के लिए स्तूपों का आलेख प्रदर्शित किया। अतः इनके नाम से इनको एल्टोनियन स्तूप या एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। यदि हम पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों का निरीक्षण करें तो हमें यह प्रतीत होगा कि ये पोषण स्तर एक के बाद एक सोपानों में व्यवस्थित रहते हैं। यदि प्रथम पोषण स्तर को आधार मानकर क्रमशः हम उत्तरोत्तर विभिन्न पोषण स्तरों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करें तो ऐसा जो स्तूप या पिरामिड बनेगा वो एक लेखाचित्र के रूप में प्रदर्शित होगा। ऐसे लेखाचित्र को ही हम पारिस्थितिक स्तूप के नाम से जानते हैं। एक स्तूप में नीचे के पोषण स्तर से लेकर ऊपर की ओर की संख्या या तो कम होती जाती है या फिर बढ़ती जाती है। तो पारिस्थितिक स्तूप के हम टाइप्स देखते हैं, प्रकार। देखिए, पारिस्थितिक स्तूप मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जीवों की संख्या का स्तूप, जिसको नंबर पिरामिड कहते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर। दूसरा है जीव भार का स्तूप, पिरामिड्स ऑफ बायोमास या बायोमास पिरामिड्स। और तीसरा जो है ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड ऑफ एनर्जी या एनर्जी पिरामिड के रूप से जानते हैं। सबसे पहले हम संख्या का स्तूप या नंबर पिरामिड देख रहे हैं। आपको मालूम होगा, आपने पूर्व में भी पढ़ा होगा, जब किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक हमेशा हरे पौधे, जब किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक तथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं की जीवों की संख्या का अगर चित्रण किया जाए तो उसे हम जीवों की संख्या का स्तूप कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र, चाहे वो वन क्षेत्र हो, तालाब, घास स्थल आदि में आपको मालूम है उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है। प्राथमिक उपभोक्ताओं यानी शाकाहारी जीवों की संख्या उत्पादकों की तुलना में कम होती है। एवं उत्तरोत्तर हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संख्या कम होती चली जाती है। इस प्रकार हमारे सामने जो स्थिति आती है वो ये आती है कि प्राथमिक उत्पादक है वो संख्या में सर्वाधिक है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अंतिम उपभोक्ता की ओर हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संख्या कम होती जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे जैसे उत्पादकों से हम उपभोक्ताओं की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जीवों की संख्या कम होती चली जाती है। घास स्थल, वन प्रदेश एवं तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या के जो स्तूप हैं वो हमेशा सीधे या अपराइट होते हैं। इसी प्रकार अगर हम वन पारिस्थितिक तंत्र में देखें तो घासों एवं वृक्षों उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ताओं अर्थात शाकाहारियों जैसे खरगोश, चूहे, हिरन इत्यादि की संख्या उत्पादकों से कम। मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ताओं जैसे भेड़िए, चीते, लोमड़ी इत्यादि की संख्या शाकाहारियों से भी कम होती हैं। और तृतीयक उपभोक्ताओं जो स्तूप के शीर्ष पर होते हैं उनकी संख्या सबसे कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो है स्थिति ऐसी होती है कि हमारे को स्तूप यहाँ भी सीधा देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। पहले अपन जेवभार के स्तूप के बारे में समझ लेते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। जेवभार का स्तूप यानी पिरामिड और बायोमास या बायोमास पिरामिड के अंदर देखें तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर उपस्थित जीवों के पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित करने का
एक अन्य तरीका है पारिस्थितिक स्तूप में जैव भार का स्तूप, जिसमें हम जो है जीवों के शुष्क भार को लेते हैं। एक जीव में सजीव पदार्थ की कितनी मात्रा है होती है वह उसका जैव भार कहलाता है, बायोमास कहलाता है। किसी जीव का जैव भार ताजे यानी फ्रेश या शुष्क ड्राई भार के रूप में नापा जा सकता है। यदि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों पर पाए जाने वाले जीवों के जैव भार के आधार पर आले की चित्र बनाया जाए तो वह सीधा स्तूप होगा। इन तंत्रों में उत्पादकों का जैव भार हमेशा अधिकतम होता है। उत्पादकों के बाद क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं के जैव भार क्रमशः कम होते चले जाते हैं। लेकिन विशाल वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र की संख्या का स्तूप जो बनता है वो जैव भार के आधार पर इस पारिस्थितिक तंत्र का स्तूप हमेशा सीधा बनता है। लेकिन तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का स्तूप हमेशा उल्टा बनता है, क्योंकि तालाब में शैवाल जैसे उत्पादकों का जैव भार सबसे कम होता है। उसके बाद पाए जाने वाले पोषण स्तरों में क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं का भार क्रमिक रूप से बढ़ता चला जाता है। अगला हम बात करें ऊर्जा के पिरामिड की, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड ये सीधे भी बन सकते हैं और उल्टे बन सकते हैं, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, क्योंकि हमें मालूम है प्रत्येक पोषक स्तर पर जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है, केवल अगले पोषक स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। 90% ऊर्जा श्वसन और ऊष्मा जैसे अन्य कार्यों में, शरीर के अन्य कार्यों में समाप्त हो जाती है। तो ये नियम लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है, 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा अपराइट या सीधा ही बनता है। देखो, तीनों प्रकार के जो पारिस्थितिक स्तूप देख रहे हैं उसमें ऊर्जा का जो स्तूप है वो पारिस्थितिक तंत्र में समुदायों की कार्यात्मक भूमिका का सबसे स्पष्ट चित्रण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी क्षण अगर हम ऊर्जा का स्तूप देखें तो ये हमेशा सीधा या अपराइट बनता है। भोजन श्रृंखला में भोजन उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक जाती है, अर्थात भोजन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता रहता है, अर्थात ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर कम होती चली जाती है। हमें ज्ञात है कि एक पोषण स्तर से संचित ऊर्जा जब दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो कुल ऊर्जा का सिर्फ 10% ही जैव भार के रूप में रूपांतरित या स्थानांतरित होता है। अतः उत्पादकों में ऊर्जा सबसे अधिक तथा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता में ऊर्जा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसलिए इस आधार पर चित्रण किए जाने वाले स्तूप हमेशा सीधे बनते हैं। इस प्रकार के स्तूप का आधार हमेशा बड़ा होता है और शीर्ष हमेशा छोटा या संकरा होता है। अब हम एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन संख्या के पिरामिड के एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं संख्या के पिरामिड में, जिसमें 6.6 जो एग्जाम्पल है उसमें आप देखिए कि जो संख्या का पिरामिड है वो किस प्रकार की स्थिति दिखाता है हमें। और इसमें हम जैसा कि देख रहे हैं कि इसका ए देखिए आप, जो कि सीधा है। सबसे पहले न्यूमरस क्रॉप प्लांट है, उसके बाद में उनको खाने वाले क्रॉप प्लांट की संख्या सर्वाधिक है, उससे कम संख्या ग्रास होपर्स की है जो उन पर निर्भर है। ग्रास होपर्स को खाने वाले फ्रॉग हैं, उनकी संख्या ग्रास होपर से भी कम है। फ्रॉग को खाने वाले स्नैक्स हैं जिनकी संख्या उनसे भी कम है फ्रॉग से, और स्नैक्स से कम वन वल्चर, एक गिद्ध उनको खाता है जो कि अंतिम उपभोक्ता है। तो इसका आधार चौड़ा है और शीर्ष सकरा है। इस प्रकार का जो संख्या का पिरामिड है वो सीधा बनता है। दूसरा, जो हम विशाल वृक्ष को देखें तो देखिए, विशाल वृक्ष है, संख्या में हमेशा एक है, तो इसका आधार भाग सकरा है। उसके बाद में उस वृक्ष पर निर्भर बर्ड्स या पक्षी पाए जाते हैं, वो संख्या में जो है उस एक पेड़ से ज़्यादा हैं। और बर्ड्स के ऊपर भी जो पैरासाइट या परजीवी हैं, वो एक बर्ड पे भी बहुत सारे पैरासाइट हैं जिनकी संख्या बर्ड से भी ज़्यादा होती है। तो ये जो है हम जो देख रहे हैं ये उल्टा पिरामिड हम देख रहे हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल 6.7 में हम देखें, फर्स्ट वाला,
जो कि बायोमास का पिरामिड है, वो एक सीधा पिरामिड है जिसमें देखिए सबसे पहले सिंगल लार्ज ट्री जो है, बड़ा ट्री है जिसका जीवभार सबसे ज़्यादा है, उस पर निर्भर जो पक्षी हैं उनका वज़न उनसे कम है शुष्क भार, और उन पे जो पैरासाइट है उनका वज़न उनसे भी कम है। इसी प्रकार न्यूमरस प्लांट्स हैं, उनका वज़न या शुष्क भार ज़्यादा है, उस पर निर्भर जो रैबिट्स हैं उनका वजन शुष्क भार उनसे कम है, और ऊपर वन टाइगर जो दिखा रखा है शीर्ष उपभोक्ता अंतिम पोषक स्तर में, उसका जो शुष्क भार उससे भी कम है। तो ये भी सीधा पिरामिड बनता है। ये स्थलीय पारिस्थितिक श्रृंखलाएँ हैं। जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में अगर हम देखें तो देखिए सबसे नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनके ऊपर फिर जूप्लैंक्टन्स और उसको खाने वाले फिर क्रस्टेशियन एवं स्मॉल फिशेज हैं, स्मॉल फिशेज को खाने वाली लार्ज फिशेज हैं। तो कुल मिला के हम देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स का शुष्क भार सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा शुष्क भार जूप्लैंक्टन्स का होता है, उससे ज़्यादा शुष्क भार क्रस्टेशियंस और अन्य स्मॉल फिशेज का होता है, और सबसे ज़्यादा शुष्क भार फिर लार्ज फिशेज का देखने को मिलता है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ के हम ऊर्जा के पिरामिड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो ऊर्जा का पिरामिड है वो बड़ा महत्वपूर्ण पारिस्थितिक पिरामिड है। तो संख्या के पिरामिड और जैविक पिरामिड के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं संपूर्ण रूप से। तो संख्या के पिरामिड और जीवभार के जो पिरामिड है वो सीधे भी बन सकते हैं और उल्टे भी बन सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा के पिरामिड है वो हमेशा सीधे बनते हैं, और इसके बारे में हम चर्चा अगले जो है वीडियो में करेंगे। तो अब यहाँ इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।